हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन कि कोई भी पर्सन अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ हिमसेल्फ, तो वो किस प्रोसीडिंग, किस एक्ट या किस लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अदर पर्सन से। लाइक कि सीआरपीसी में भी डिफाइन किया गया है कि कोई पर्सन कब कैसे मेंटेन कर सकता है दूसरे पर्सन से। इसी तरह सिविल प्रोसीडिंग के अंदर लाइक एचएमए के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर कैसे एक वाइफ, पेरेंट्स या माइनर चिल्ड्रन है, वो अगर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है या उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो वो किस तरह एक पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल करके मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जो कि मेंटेनेंस की डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में 125 से लेके 128 तक। 125 से लेके 128 तक ये एक सेल्फ चैप्टर है। इसके अंदर जुडिक्शन, प्रोसीडिंग और सब तरह की प्रोसीडिंग दी गई है कि आप मेंटेनेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसको हम एक सेमी या क्वेसी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कह सकते हैं। और एक ये फास्ट प्रोसीडिंग है जो कि एचएमए मीन सिविल केसों से जल्दी इसके अंदर मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है और जल्दी डिसाइड होती है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों सिविल और क्रिमिनल के अंदर क्या डिफरेंस आता है कि अगर एक वाइफ या पेरेंट्स या चिल्ड्रन 125 के अंदर क्लेम करते हैं तो क्या वो एचएमए के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो है 125 से लेके 128 तक। तो हम थोड़ा सा बेयर एक्ट को देखेंगे कि बेयर एक्ट के अंदर 125 के अंदर क्या क्या बताया गया है कि कौन कौन पर्सन क्लेम कर सकता है और कब कब क्लेम कर सकता है। जैसे कि आप अब बेयर एक्ट के अंदर देख पा रहे हैं 125 क्या कहता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। जैसे कि इसके हेडिंग से हमें पता लगता है कि 125 ये दिखाता है कि कौन कौन इस सेक्शन के अंडर क्लेम कर सकता है। जैसे कि 1A के अंदर हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, नंबर 1 वाइफ। नंबर 2 हिज लेजिटिमेट एंड एलिजिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, कि जो भी उसके लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है, मैरिड है या नहीं है लेकिन वो माइनर है। नंबर 3 हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, उसके कोई भी लेजिटिमेट चाइल्ड है लेकिन इसके अंदर मैरिड डॉटर हम नहीं देखेंगे। नंबर 4 आता है हिज फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। तो हम जैसे सेक्शन के अंदर देख रहे हैं कि 125 के अंदर ABCD ये डिफाइन किया गया है कि हम पिटीशन के अंदर किस किस को पिटीशनर बना सकते हैं और कौन कौन इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद में यह है कि ये जो पिटीशन है ये कहाँ फाइल होगी और जुडिक्शन किसकी होगी। तो इसके अंदर साफ लिखा है कि ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये जो पिटीशन है ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के फाइल होगी। लेकिन अगर जहां पार्टीज रहती हैं, अगर उस एरिया में या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट है तो सारे केस जो हैं वो फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल होंगे। जैसे कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984
का सेक्शन है, हम देखेंगे कि सेक्शन 7 जुडिक्शन के अंदर क्लोज है एफ, ए सूट और प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस। तो अगर उस एरिया के अंदर फैमिली कोर्ट है तो 125 की पिटीशन फॉर मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट के अंदर फाइलिंग होगी, अदरवाइज मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में फाइलिंग होगी। अब ये बताता है कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद में इसको डिसाइड कितने दिन में किया जाएगा। तो इसके अंदर हम जैसे देखेंगे कि प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड आल्सो डेट एन एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोवाइजो सेल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन। कि विद इन 60 days कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन से रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्विस हो जाएगा उस दिन विद इन 60 days के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की अगर एप्लीकेशन लगी हुई है तो आप विद इन 60 days सर्विस ऑफ नोटिस के अंदर आप करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कितना इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करना है। इसके बाद में इसी सेक्शन के अंदर सेक्शन 3 देखेंगे। 3 के अंदर क्या कहता है कि अगर एक इंटरिम या फाइनल ऑर्डर पास हो गया है मेंटेनेंस के लिए और रिस्पोंडेंट फाइलिंग आफ्टर द पिटीशन और मेंटेनेंस फिक्स हो गया है, और मेंटेनेंस फिक्स होने के बाद में वो अपनी वाइफ को या पेरेंट्स को, जो भी एप्लीकेंट है, उनको मेंटेनेंस पे नहीं करना, तो उस चीज़ के अंदर, उस प्रोसीडिंग के अंदर, उस केस के अंदर कोर्ट क्या कर सकती है। तो हम सेक्शन 125 का सब सेक्शन 3 देखेंगे। इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद ऑर्डर एनी सच मजिस्ट्रेट मे फॉर ब्रीच ऑफ the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may be sentenced such person for the whole or any part for each month allowances for the maintenance or the interim maintenance expenses proceeding as case may be, remaining unpaid after the execution of warrant to the imprisonment for a term which may be extended to 1 month or until पेमेंट इफ सूनर मेड। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर मेंटेनेंस फिक्स होने के बाद में रिस्पोंडेंट पे नहीं कर रहा मेंटेनेंस, उस केस के अंदर वारंट इश्यू कर मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट जो भी है, वारंट इश्यू करके जब तक पेड नहीं किया जाता मेंटेनेंस, मैक्सिमम 1 मंथ या अनटिल पेमेंट सूनर में, जब तक पेमेंट नहीं की जाएगी उसको 1 मंथ इंप्रीमेंट में भेजा जा सकता है। लेकिन उसके बाद में अगर 1 मंथ के बाद में भी अगर मेंटेनेंस पे नहीं करता तो एक्सटेंड उसका टाइम टू टाइम 1 मंथ टू 1 मंथ उसकी इंप्रूवमेंट बढ़ाई जाएगी। अगर 1 महीने से पहले वो मेंटेनेंस पे कर देता है तो उस केस में उसको रिलीज किया जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है, इसके अंदर एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड एंड नो वारंट शैल बी इशू फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच बिकम ड्यू। जो वारंट है वो इशू नहीं किया जा सकता रिकवरी अमाउंट के लिए अगर जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो
विद वन ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर आप 1 ईयर के अंदर, जिस दिन से ड्यू डेट होती है, अगर 1 ईयर के अंदर आप क्लेम नहीं करते थे तो कोर्ट उस केस के अंदर वारंट इशू नहीं कर सकती। अब ये आता है कि कौन सी वाइफ है जिसने पिटीशनर फाइल की है वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं होगी। सेक्शन 125 का 4 कहता है, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल टू रिसीव एन अलाउंसेस फॉर मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी फ्रॉम द हर हस्बैंड एंड अंडर दिस सेक्शन if she living in adultery or if without any sufficient reason she refused to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। सिंपल सी इसमें बताया गया है कि अगर वाइफ अडल्ट्री के अंदर है और विदाउट सफिशिएंट रीजन वो डिनाई कर रही है, नहीं रह रही, और रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड एंड बाय म्यूचुअल कंसेंट सेपरेटली, इन केस के अंदर वाइफ मेंटेन के लिए इंटाइटल नहीं है। अब हम 126 सेक्शन देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर प्रोसीजर बताया गया है कि कहाँ पे इस केस फाइल हो सकता है। इसके अंदर 3 चीजें बताई गई हैं 126 के अंदर। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, वेयर ही रिसीव और बी वेयर ही और हिज वाइफ रेजिडाइज, वेयर ही लास्ट रेजिडेड विद हिज वाइफ और एज केस में बी विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो 125 के अंदर 3 जगह बताई गई है कि कहाँ कहाँ केस फाइल हो सकती है। फिर आता है 127 के अंदर यह है कि कोर्ट के पास पावर है कि कब कोर्ट अल्टर अलाउंसेस के अंदर कर सकती है कि अगर कोर्ट ने एक बारी मेंटेनेंस फिक्स कर दिया, क्या उसके अंदर अल्टर कर सकती है कि क्या उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। तो 127 सेक्शन ये कहता है, ऑन द प्रूफ ऑफ चेंज इन एनी सर्कमस्टांसिस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर 125 ए मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और ऑर्डर अंडर दिस द सेम सेक्शन टू पे मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर एज केस मी, द मजिस्ट्रेट मेक सच अल्टरेशन एज थिंक फिट, अलाउंसेस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एज केस मी। सिंपल सा कह रहा है कि इंटरिम मेंटेनेंस या परमानेंट अलाउंसेस फिक्स कर दिए हैं, उसके बाद में अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं लिविंग स्टैंडर्ड के, वाइफ के या पेरेंट्स के या जो चिल्ड्रन हैं उनके, तो कोर्ट उनके अंदर मेंटेनेंस फिक्स किया है उसके अंदर अल्टर कर सकती है। तो 125 जो हम मेनली ये कहेंगे कि कोर्ट के पास पावर भी है, अगर किसी सर्कमस्टेंस चेंज होने के कारण में जो उसने मेंटेनेंस फिक्स किया है उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। नेक्स्ट आता है 128 है कि इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, कि अगर एक ऑर्डर पास हो गया है मेंटेनेंस फिक्स का तो उसको पार्टीज इन्फोर्स कैसे कराएगी। इन्फोर्स एक कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी शैल बी given without payment to the person in whose favor it is made or his guardian if any, or the person to whom the allowances for the maintenance or the allowances for the interim maintenance and expenses of the proceeding
as case may be to be paid, and such order may be enforced by any magistrate any place where the person against whom it made may be, or such magistrate being satisfied as the identify of the party, the non payment of the allowances as may case may be expenses due। कि मेंटेनेंस जो फिक्स किया है उसकी ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद में वारंट इशू कर सकती है, या अगर वो अदर किसी दूसरी जगह रहता है जहां पे होनेबल कोर्ट, जिस कोर्ट ने अलाउंसेस या मेंटेनेंस फिक्स किया है, तो दूसरी कोर्ट में आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं जहां पे वो रह रहा है। वहां रहने के बाद में वो कोर्ट उसका वारंट इशू करेगी और वहां से उस पार्टी से, हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करेगी। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि इसने सारी पेमेंट कर दी है तो वो एग्जीक्यूशन विड्रा हो जाएगी, या उसका जो कंडीशनल वारंट जारी किया है वो विड्रा हो जाएगा। तो 125 से लेके 128 तक कि एक वाइफ या पेरेंट्स या बच्चे कैसे अपने हस्बैंड, फादर से या अपने बेटे से या बेटी से कैसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ या हिमसेल्फ है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसीडिंग है, ये थोड़ी सिविल में HMA में जो प्रोसीडिंग फाइल करते हैं उससे फास्ट है। तो कोर्ट जब भी डिसाइड करेगी मेंटेनेंस की पिटीशन या एप्लीकेशन, तो दोनों पार्टियों का स्टेटस देखा जाएगा। जो पार्टी क्लेम कर रही है उसको कितनी नेसेसिटी है मेंटेनेंस की, किस लेवल तक, ये देखा जाएगा। दोनों पार्टियों की ड्यूटी, लायबिलिटी या अदर जो चीजें हैं उनको भी नोटिस किया जाएगा। होनेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2020 के अंदर जसप्रीत सिंह वर्सेस गुरलीन कौर के अंदर गाइडलाइन जारी की थी कि मेंटेनेंस के केस में चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, आप अराइवल एफिडेविट देंगे, उसके अंदर अपनी सब डिटेल, लायबिलिटीज, आपके अदर जो खर्चे हैं वो, आपकी कितनी इनकम है, इनकम ऑफ सोर्सेज या अदर जो भी है वो आप मेंशन करोगे। उस बेस के ऊपर आपका मेंटेनेंस फिक्स किया जाएगा। तो ये अथॉरिटी जसप्रीत सिंह वर्सेस गुरलीन कौर 2020 ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। तो हम ये कह सकते हैं कि 125 से 128 तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग बताई गई है कि कैसे आप CRPC के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि सिविल केसों के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशनर फाइल की जाती है उसके अंदर मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, हस्बैंड या वाइफ, और किस स्टेज के ऊपर किस केस के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम सिविल केस के अंदर देखेंगे कि कैसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक यू, और आपसे एक यही गुजारिश है कि जितना उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।